नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी दर्शकों का, सैनिक परिवारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्वेश्चन वीक चल रहा है। तो क्वेश्चन वीक में आप सभी ने जो कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रश्न पूछे हैं, उन सभी के जवाब मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। अधिकांश प्रश्नों के जवाब मैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही दे देता हूं, परंतु जो कॉमन प्रश्न होते हैं या कई लोगों ने जो एक ही प्रश्न किया हुआ है, उनके जवाब मैं वीडियो के माध्यम से देता हूं। आज के वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के जवाब लेकर के आया हूं, तो ध्यान से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आज के वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। यदि नहीं मिलता है तो भी चिंता का कोई विषय नहीं है, अगले वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब अवश्य मिल जाएगा। साथ ही मैं चर्चा करूंगा एक ऐसे फैमिली पेंशनर के बारे में जिनको कई सालों से लगातार मात्र 7,000 रुपए बेसिक पेंशन मिल रही थी। हमारे चैनल के माध्यम से प्रयास करने पर उनकी पेंशन 7,000 से बढ़कर के 12,000 हो गई और साथ में उनको 4,33,000 का एरियर भी क्रेडिट उनके खाते में किया गया। ऐसे कौन कौन से पेंशनर हैं जिनको अपनी पेंशन का नहीं पता, या पेंशन की जानकारी नहीं है, कृपया कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। खास करके वो रक्षा पेंशनर्स जिनकी अधिक उम्र है और वो पेंशन संबंधी कोई उनको जानकारी नहीं मिल पाती है, या अपनी पेंशन की उनको जानकारी नहीं है, तो उन तक भी ये जानकारी, जो दर्शक देख रहे हैं हमारे वीडियो को, वो पहुंचा सकते हैं, ताकि उनकी इस समस्या का समाधान करवाया जा सके। दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, यदि हमारे चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करता हूं। यहां पर मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा था फैमिली पेंशनर के विषय में। फैमिली पेंशनर स्क्रीन के माध्यम से आप वो लेटर देखिएगा। मैंने कई बार इनके पेंशन कार्यालय को पत्र भिजवाए, 5-6 बार शिकायत भिजवाने के बाद में आखिर में इनकी समस्या का समाधान हो गया। इनके हस्बैंड ने 2 सर्विस की थी, एक तो आर्मी की, दूसरा डीएससी की। इनके हस्बैंड को दोनों ही पेंशन मिलती थी, परंतु जैसे ही उनकी डेथ हुई, इनके बाद में इनकी फैमिली पेंशनर को पेंशन मिलने की बारी आई, तो इनके सामने ऐसी शर्त रखी गई, पता नहीं किसने और क्यों रखी ये शर्त, कि आपको सिर्फ एक ही पेंशन दी जाएगी, चाहे तो आर्मी की पेंशन ले लो या फिर डीएससी की पेंशन ले लो। तो इन्होंने बोल दिया कि ठीक है, कोई सी भी दे दो। ऐसी कंडीशन में सिर्फ इनको एक ही पेंशन मिल रही थी, आर्मी की पेंशन नहीं मिल रही थी। इसी तरीके से इन्हें जब जागरूकता हुई तो इन्होंने अपनी आर्मी की पेंशन को शुरू करवा लिया, परंतु आर्मी की पेंशन शुरू हो गई, लेकिन इतनी कम थी कि आज के हिसाब से देखें तो इनकी 5,000 रुपए पर मंथ इनकी आर्मी की पेंशन कम आ रही थी, यानी 7,000 रुपए मात्र बेसिक इनकी पेंशन आ रही थी। इन्हें किसी तरीके से हमारे चैनल से संपर्क हुआ, हम तक ये इनके जो बच्चे हैं वो पहुंचे, उन्होंने अपनी समस्या को बताया, तो हमारे चैनल के माध्यम से इनके पेंशन कार्यालय को पत्र भिजवाए गए, रिकॉर्ड ऑफिस को पत्र भिजवाए गए। आप स्क्रीन के माध्यम से वो देखिए, देखते जाइएगा कि जवाब में जब मुझे वो पत्र प्राप्त हुआ तो इसमें अलग अलग डेट और अलग अलग सर्कुलर के हिसाब से दिया गया है कि कब और कितनी इनकी बेसिक पेंशन हो रही थी, और इसके हिसाब से इनको पेमेंट किया जाए, ये बैंक को आदेश किया गया है। यहाँ पर इनके फैमिली पेंशन के विषय में, जो आर्मी फैमिली पेंशन के विषय में देखिएगा आप, कि 1/7/2014 से लेकर के 31/12/2015 के बीच में इनको 4,019 रुपए सर्कुलर 555 के मुताबिक मिलना चाहिए, ऐसा आदेश किया गया है, और ये इनको दिया भी जाएगा। 1/1/2016 से लेकर 30/6/2019 के बीच में इनकी जो बेसिक पेंशन है वो 10,329 होनी चाहिए, और जुलाई 2019 से लेकर के जून 2024 के बीच में इनकी बेसिक पेंशन 11,285 होना चाहिए, और जुलाई 2024 से लेकर के आज तक इनकी बेसिक पेंशन 12,278 होनी चाहिए। ये सभी जो बेनिफिट हैं बेसिक पेंशन के अलग अलग सर्कुलर के मुताबिक, यानी कि सर्कुलर 555, सर्कुलर 570, सर्कुलर 666 और सर्कुलर 677 का बेनिफिट के मुताबिक इनकी बेसिक पेंशन करके दिया गया है। यहां पर इनकी बेसिक पेंशन में संशोधन करने का आदेश इनके बैंक को दिया गया। नतीजा, इनके खाते में इनके पेंशन बढ़कर के आने लगी, यानी कि 7,000 से बढ़कर के 12,278 इनकी पर मंथ पेंशन को बेसिक को कर दिया गया है, और साथ में इनके खाते में 4,33,000 का एरियर भी क्रेडिट किया जा चुका है। अब मैं बात कर रहा था प्रश्नों के विषय में। क्वेश्चन वीक चल रहा है तो प्रश्नों के जवाब तो देना बनता ही है, इसलिए यहाँ पर पहला प्रश्न आया है, उसका जवाब
मैं दे रहा हूं। पहला प्रश्न है, ये बूटा सिंह जी की आईडी से प्रश्न आया है। ये लिख रहे हैं, सर मेरी बेसिक पे 20,325 और मुझे 75% मेडिकल बोर्ड दिया है, जिसका मुझे 18,293 मिलता है, और मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो मेरी टोटल पेंशन कितनी होगी। बूटा सिंह जी को मैंने पहले भी वीडियो में इनको जवाब दिया है, परंतु ये जिद कर ही रहे हैं, तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से मैं इनकी बेसिक पेंशन को बता देता हूं। परंतु आपने जो लिखा है कि 75% मेडिकल बोर्ड 18,293, थोड़ा सा ये डाउट करता है। कृपया करके मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना व्हाट्सएप पीपीओ अपना व्हाट्सएप करिएगा, तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने जैसे कि बताया है, बेसिक पेंशन आपकी 20,325 है, तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 39,024 हो जाएगा, और 18,293 का 1.92 के हिसाब से 35,122 हो जाएगा। दोनों मिलाकर के 74,144 रुपए, सॉरी 74,146 रुपए इनकी बेसिक पेंशन हो जाएगी। और समय समय पर डीए बदलते रहते हैं, डीए डीआर जब भी उस समय जितना भी होगा आपको इस बेसिक पे, जो 8वें वेतन आयोग में आपकी बेसिक पेंशन 74,146 होने वाली है, इस पर आपका डीए डीआर कैलकुलेट होकर के टोटल पेंशन के रूप में आपको मिलता रहेगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न सुनील रॉय जी ने किया है, एनपीएस और ओपीएस के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, मैं आपको पिछले वीडियो के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जवाब दे चुका हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि एनपीएस और ओपीएस के विषय में पैसा कैसे विड्रॉ किया जाता है, इसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। कृपया करके अपने संबंधित कार्यालय से संपर्क करके इसकी जानकारी कर लीजिएगा कि एनपीएस का जो पैसा है, ओपीएस का जो पैसा है एलआईसी में है, उसको कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, इसकी जानकारी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न आया है, चरण चौधरी जी की आईडी से प्रश्न आया, लिख रहे हैं, जय हिंद सर, मुझे ऑनरी नायब सूबेदार मिला है, पीपीओ मिला है, पीपीओ में हवलदार रैंक लिख करके आ रहा है, ऑनरी नायब सूबेदार रैंक लिखकर नहीं आ रहा है। बहुत से सैनिक भाई हवलदार रैंक से रिटायर्ड हुए हैं, और जिन सैनिक भाइयों को ऑनरी नायब सूबेदार मिला है और ऑनरी नायब सूबेदार का लेटर भी प्राप्त हुआ है, और फिर भी उनके स्पर्श पीपीओ में हवलदार लिखकर आ रहा है, ऐसी कंडीशन में वो अपने रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करके, पत्राचार करके अपने इस रैंक को चेंज करवा सकते हैं। ऑनरी नायब सूबेदार का रैंक पीपीओ में अवश्य दर्शाया जाता है, परंतु एसीपी जो नायब सूबेदार है उसका हवलदार ही लिख करके आता है। पे लेवल ऑनरी नायब सूबेदार और एसीपी नायब सूबेदार दोनों का सेम होता है, परंतु यहाँ पर इनकी पेंशन अलग अलग होती है। ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन कुछ और होती है और एसीपी नायब सूबेदार की पेंशन कुछ और होती है। एसीपी नायब सूबेदार को नायब सूबेदार के बराबर माना तो जाता है, परंतु एसीपी नायब सूबेदार को पीपीओ में एसीपी नायब सूबेदार नहीं लिखा जाता है, सिर्फ पे लेवल के माध्यम से दर्शाया जाता है। परंतु ऑनरी नायब सूबेदार को पे लेवल के माध्यम से भी दर्शाया जाता है और रैंक के माध्यम से भी पीपीओ में दर्शाया जाता है। जिनका स्पर्श पीपीओ ऑनरी नायब सूबेदार के नाम से नहीं बना है, कृपया करके अपने रिकॉर्ड ऑफिस को पत्र भेज करके इस मामले में संशोधन करवा सकते हैं, या फिर अगर नहीं संपर्क हो पा रहा है, किसी प्रकार की समस्या हो रही है, तो हमारे चैनल से भी संपर्क करके इस समस्या का समाधान करवा सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दीपक सिंह जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है, लिख रहे हैं कि 2021 सितंबर में रिटायरमेंट हूं, ओआरओपी में मेरी पेंशन 76 रुपए बढ़ी है, क्या करें। देखिए, बहुत से सैनिक भाई ऐसे हैं जिनको ओआरओपी में बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिला है, कुछ को मिला है तो मात्र 75 रुपए या 50 रुपए बेनिफिट मिला है, तो यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है। फिर भी यदि आप यहाँ पर अपनी क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक बता देते तो आपकी बेसिक पेंशन स्पष्ट हो जाती, लेकिन आपने यदि वर्कआउट किया है तो सही किया होगा, मात्र 76 रुपए बढ़ी है तो ठीक है। और किसी भी प्रकार की इस प्रकार की समस्या होती है, आपको पेंशन की समस्या होती है, जो भी पूर्व सैनिक भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि प्रश्न के साथ साथ में अपनी क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक अवश्य लिखा करें, ताकि आपकी पेंशन को सही तरीके से वर्कआउट किया जा सके। जब आप रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखते हैं तो मैं यहाँ पर डाउट में हो जाता हूं कि आपकी पेंशन कितनी होनी चाहिए, क्या मैं आपको बताऊं, क्या जवाब दूं। तो इसलिए क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक अवश्य बताया करें, ताकि आपकी पेंशन एज पर ओआरओपी 3 के हिसाब से कैलकुलेट करके उस प्रश्न का जवाब सही तरीके से दिया जा सके।
दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को जो जानकारी दी, मेरा ये जानकारी देने का सिर्फ एक ही मकसद रहता है, आप लोगों की किसी तरीके से हेल्प करना। बहुत से सैनिक भाई ऐसे हैं जो अपनी पेंशन की जानकारी नहीं रखते हैं, पे एंड पेंशन की जानकारी नहीं है, पीपी और एफएसए की जानकारी नहीं है, किसी तरीके से उन्हें कहीं भी समाधान नहीं मिल पा रहा है। ऐसी कंडीशन में वो हमारे चैनल से संपर्क करके अपनी इस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, या चाहे तो वो अपने घर बैठ करके ही सीपी ग्राम के माध्यम से भी अपनी समस्या को सॉल्व करवा सकते हैं, या फिर अपने नजदीकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से भी सॉल्व करवा सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही आप लोगों के बीच समय समय पर मैं नई नई जानकारी लेकर के आता रहता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो उसे अन्य पूर्व सैनिक भाइयों तक भी शेयर कर दीजिएगा, और आपके पास पड़ोस गली मोहल्ले में ऐसे कोई बुजुर्ग सैनिक जिनकी पेंशन कम आ रही है, उनको कहीं से समाधान नहीं मिल पा रहा है, या जानकारी के अभाव में वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उनकी जरूर मदद करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।